नमस्ते, मेरा नाम आयुष तिवारी है और आज हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे जो कि जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है। और ये बात उन दिनों की है जब जयप्रकाश नारायण जिंदा थे और भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में उनकी मौत का शोक मनवा दिया। आज जयप्रकाश नारायण जी की तिथि है, तो उनसे जुड़ा हुआ ये किस्सा हम आपको सुनाएंगे कि कब क्या बात हुई और कैसे ये किस्सा जान में आया लोगों की। तो इस किस्से का उल्लेख जयप्रकाश नारायण की ऑटोबायोग्राफी में है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने अपनी ताकत का लोहा इंदिरा गांधी को मनवा दिया और सत्ता से बेदखल होने के डर से इंदिरा गांधी ने रातों रात पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। राजनीतिक पुरोधाओं की माने तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक और घृणित दिन था, जिसके दाग इतिहास से कभी साफ नहीं किए जा सकेंगे। किस्सा उन दिनों का है जब जयप्रकाश नारायण गुर्दे की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे, जसलोक अस्पताल, मुंबई। ये समय था मार्च 1979 का। चंद्रशेखर दिन भर उनके साथ रहते थे, वही चंद्रशेखर जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और युवा तुर्क के नाम पे उनका नाम पूरे भारत में जाना जाता है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने रिपोर्ट दी कि जेपी अब ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। चंद्रशेखर उन दिनों इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक दिन जब वो अस्पताल से गेस्ट हाउस आए तो उनके साथ रामनाथ गोयनका, मोहन धरिया और नानाजी देशमुख थे। रामनाथ गोयनका राष्ट्रवादी पत्रकार थे। अच्छा, ये रामनाथ गोयनका वही है जिनके नाम से पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसे भी हम रामनाथ गोयनका अवार्ड कहते हैं। मोहन धरिया तत्कालीन वाणिज्य मंत्री थे और नानाजी देशमुख जनसंघ के पुराने नेता थे। गेस्ट हाउस में रामनाथ गोयनका ने बहुत भावुक होकर चंद्रशेखर जी से विनती की, अगर जेपी को कुछ होता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनका अंतिम संस्कार उसी प्रकार हो जैसे कि महात्मा गांधी का हुआ था। उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि आप मोरारजी देसाई से बात करें। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो चंद्रशेखर ने इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस संबंध में सरकार से कोई बात करूँ, यह सरकार का काम है और वो अपने लिए अच्छे से तय करेगी। फिर मोहन धरिया ने अपनी ओर से थोड़ी सी कोशिश की और उनकी बात हुई जॉर्ज फर्नांडिस से। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम से भी बात की। इतना सुनते ही रामनाथ गोयनका भावुक हो गए और रोने लगे। चंद्रशेखर से यह देखा नहीं गया, तो चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि आप चिंता न करें, हम सारा प्रबंध करेंगे। भारत सरकार का जो मन हो वो करे, मगर जेपी की विदाई वैसे ही होगी जैसा आप कह रहे हैं। जेपी को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। चंद्रशेखर, रामनाथ गोयनका और मोहन धरिया, नानाजी देशमुख की बातें जिस कमरे में हो रही थी, वहाँ एक शख्स मौजूद था, खुफिया मगर पहुँच वाला आदमी। उसने पूरी बात सुनी तो नहीं, और ठीक से समझ पाया कि नहीं समझ पाया वो भी नहीं पता। जो भी हो, उसने ये नतीजा निकाल लिया कि जेपी की मौत हो गई है और इस बात को अभी लोगों से छिपाया जा रहा है। माने कि ये लोग यानी चंद्रशेखर और बाकी लोग ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के इंतजाम में लग गए हैं। उसने दिल्ली खबर कर दी। सरकारी तंत्र के रास्ते ये सूचना प्रधानमंत्री तक जा पहुंची और प्रधानमंत्री भी इतने महान निकले कि उन्होंने बिना छानबीन कराए, बिना कोई तफ्तीश करवाए, बस सुनी सुनाई बातों पर संसद में ऐलान कर दिया कि जेपी नहीं रहे। फिर क्या, संसद में जेपी की शोक सभा होने लगी। उधर जेपी के करीबियों को जरा भी खबर नहीं थी कि जेपी नहीं रहे हैं। और वो तो समय की बात देखिए कि चंद्रशेखर ने किसी निजी काम से दिल्ली के पार्टी दफ्तर में फ़ोन किया और वहाँ से बताया कि सब संसद गए हैं। चंद्रशेखर ने पूछा कि एक साथ सारे सांसद संसद गए हैं, इसका कारण? तो उधर से जवाब आया कि संसद में जेपी की शोक सभा की जा रही है। चंद्रशेखर हैरान और परेशान थे। उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। जेपी जिंदा थे, हालात तो ज़रूर ख़राब थे, मगर थे तो जीवित।
अस्पताल में इलाज चल रहा था उनका, चंद्रशेखर समझ गए कि किसी ने अफवाह उड़ा दी। अगर समय पर इस अफवाह का खंडन नहीं किया गया तो हालात कुछ और भी हो सकते हैं। वो भागे भागे दिल्ली जसलोक अस्पताल पहुँचे तो देखा कि वहाँ भी हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सच तो बताना था, जल्द से जल्द बताना था, तो चंद्रशेखर ने वहाँ अस्पताल के बाहर जाम में फंसी एक कार की छत पर चढ़कर जेपी के जिंदा होने के बाद बताई और लोगों के कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ। इस वाक़ये के करीब 6 महीने तक जयप्रकाश नारायण जिंदा रहे और जिस दिन जयप्रकाश नारायण गुजरे वो तारीख थी 8 अक्टूबर 1979। उनके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। तो ये थी जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ उनकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प किस्सा। इस किस्से का जिक्र चंद्रशेखर की ऑटोबायोग्राफी जीवन जैसा जिया में है, जो कि उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये किताब सुरेश शर्मा के संपादन में राजकमल प्रकाशन से छिपी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद। आयुष तिवारी आपको आगे भी ऐसी नई नई कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे।